हेलो बच्चे लोग, जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में हम लोग वैद्युत धारा, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके थे। इसी क्रम में इस चैप्टर का जो अगला जो पार्ट आता है, अगला जो हेडिंग आता है, उसका नाम है ओम का नियम। आइए इसको देखते हैं क्या है ओम का नियम। सबसे पहले तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो ओम है, ओम एक साइंटिस्ट का नाम है। उन्होंने क्या किया था, जो वैद्युत सर्किट होते हैं, वैद्युत परिपथ होते हैं, उस वैद्युत परिपथ में कुछ चीजें देखा अपने एक्सपेरिमेंट से, अपने प्रयोगों से। उसी को उन्होंने नाम दिया क्या चीज, ओम का नियम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या देखा था। उस चीज को हम लोग थोड़ा एक बार और रिवाइज करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक चालक तार लिया। एक चालक, चालक मतलब होता है एक तार। उस तार को उन्होंने कैसे जोड़ दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया। किसे जोड़ा, बैटरी से। आप जब किसी तार को बैटरी से जोड़ेंगे तो होगा क्या कि बैटरी क्या करता है, उसके सिरों पे बनाता है एक विभवों का अंतर। क्या बनाता है, क्यों? क्योंकि तार का एक सिरा किससे जुड़ा होता है, बैटरी के प्लस सिरे से, और दूसरा सिरा किससे जुड़ा होता है, बैटरी के माइनस सिरे से। तो प्लस वाला का विभव जो होता है पॉजिटिव में होता है, और माइनस वाला जो प्लेट होता है उसका विभव होता है नेगेटिव में। तो जैसे ही हम इसको तार से जोड़ेंगे होगा ये कि प्लस और माइनस के बीच एक बनेगा क्या, विभवांतर। क्या बनेगा, विभवांतर। और कहीं पर भी याद रखिएगा, किसी भी तार में अगर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर है, मैं पहले ही बताया था कि अगर कहीं पर भी अगर दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो, तो अगर आवेश हम रखेंगे उनके बीच में, तो हमेशा उच्च विभव से आवेश किधर जाएगा, निम्न विभव की तरफ गतिमान होना शुरू हो जाता है। और जब आवेश चलेगा तो इसका मतलब सर्किट में क्या बन रहा है, करंट बनेगा। तो जैसे ही तार को उन्होंने बैटरी से जोड़ा, ठीक, उसके सिरों पे क्या आया, विभवांतर। और विभवांतर आएगा तो क्या फ्लो होगा उसमें, करंट। ठीक, उन्होंने क्या किया, इस विभवांतर और करंट को मेजर किया। अब कैसे मेजर किया, तो आइए थोड़ा उनका सर्किट देखते हैं, कैसे उन्होंने सर्किट को तैयार किया था। देखिए, सबसे पहले एक कोई चालक तार है यहाँ पे, ठीक। इस तार को उन्होंने कैसे जोड़ दिया, एक बैटरी से। कैसे जोड़ दिया, बैटरी से। एक सिरा इसका प्लस से, एक सिरा हो गया कौन सा, माइनस से। क्योंकि इसके सिरों पे जो विभवांतर आ रहा है उसको मेजर करना है, और साथ साथ में इसमें जो करंट जा रहा है उसको भी मेजर करना था। ठीक, तो उसके लिए याद करिए, अगर कभी भी किसी परिपथ में धारा मेजर करना हो, आपको धारा मेजर करना हो, तो उसके लिए हम कौन सा उपकरण लगाते हैं, तो उसका नाम है अमीटर। ये दिमाग में रखिएगा। एक बहुविकल्पी क्वेश्चन है कि कोई पूछे अगर धारा मेजर करने के लिए किस युक्ति का यूज करते हैं, तो उसका नाम है अमीटर। ठीक, अब अमीटर को बोला जाएगा सर्किट में कौन क्रम में लगाते हैं, किस क्रम में लगाते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा श्रेणी क्रम में लगता है। कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में लगता है। ठीक, जैसा कि मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है, ये चालक है, इस चालक के सामने एकदम श्रेणी क्रम में, जिस क्रम में है उसी क्रम में श्रेणी में मैंने लगा के रखा है ए। इसको अमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमीटर। ठीक, ये क्या करेगा, तो बैटरी जितना भी करंट इसमें फ्लो करा रहा होगा किसी टाइम पे, उसको क्या करेगा, आसानी से मेजर करके बता सकता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट। तो करंट मेजर करने के लिए हमारे पास उपकरण लग गया उसमें। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या किया, एक चूंकि इसके सिरों पे, तार के सिरों पे कितना वोल्टेज है या विभवांतर है, उसको भी मेजर करना था। तो विभवांतर जो मेजर करता है, उस युक्ति का नाम याद रखिएगा, उसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, तो किसी भी तार के सिरों का विभवांतर को बहुत आसानी से क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। ठीक, अब इसको किस क्रम में लगाते हैं, तो याद रखिएगा, जिसके सिरों का विभवांतर निकालना है उसके हमेशा कौन से क्रम में लगता है, समांतर क्रम में। अब श्रेणी समांतर क्या होता है आगे आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये ध्यान रखिएगा, हमेशा कभी भी विभवांतर मेजर करना हो, जिसके भी सिरों को मेजर करना हो, तो उसके समांतर क्रम में हम लोग क्या लगा देते हैं, वोल्टमीटर। जहां से यहाँ पे देखिएगा, इस चालक के सिरों पे चाहते हैं मेजर करना क्या चीज, विभवांतर, तो हमने इसके सिरों पे क्या लगाया, एक वोल्टमीटर। इसको भी से लिखा है वोल्टमीटर। क्या मेजर करेगा, विभवांतर। ठीक, अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि वोल्टेज मेजर करने का भी जुगाड़ हो गया, करंट मेजर करने का भी जुगाड़ हो गया इस चालक में। अब एक चीज था, वो क्या करना चाहते थे, इस वोल्टेज को बार बार चेंज करना चाहते थे और करंट को बार बार चेंज करना चाहते थे। ठीक, तो उसके लिए उन्होंने नीचे एक व्यवस्था लगाया, जिसको बोलते हैं रिहोस्टेट। क्या बोलते हैं, रिहोस्टेट या दिक परिवर्तक। आप जैसे रेगुलेटर होता है फैन में, रेगुलेटर आप देखते होंगे, जैसे क्या करते हैं, उसको नचाते हैं तो होता है कि पंखा कभी कई बार क्या हो जाता है, स्पीड बढ़ जाता है, और अगर नचाते हैं तो उसका स्पीड और बढ़ जाता है, और घटाएंगे तो स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, करंट को या तो घटा रहा है या फिर बढ़ा रहा है। तो सेम वही चीज क्या करता है, रियोस्टेट भी करता है। रियोस्टेट क्या करता है, सर्किट में करंट के मान को बढ़ाता है या घटाता है, या वोल्टेज के मान को घटाता है या बढ़ाता है। ठीक, ये सारी व्यवस्था तैयार कर लिया उन्होंने। उसके बाद से उन्होंने एक टेबल देखा, एक टेबल बनाया ऐसा, एक साइड लिख दिया वोल्टेज, एक साइड करंट। ठीक है ना, ऐसा लिख के उन्होंने अब परीक्षण लेना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बात, इस चालक के सिरों पे जो वोल्टेज दिया, कितने वोल्ट का दिया, 10 वोल्ट का। कितने वोल्ट का दिया, 10 वोल्ट।
जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 10 वोल्ट का विभवांतर दिया, कैसे पता चला सर? वोल्ट मीटर में दिखा रहा है 10 वोल्ट का सप्लाई जा रहा है इसके ऊपर, तो 10 वोल्ट हो गया। अब 10 वोल्ट पे उन्होंने देखा कि करंट कितना फ्लो हो रहा है इस तार में, तो करंट कौन मेजर करके देखा? अमीटर। अमीटर से देखे उस समय वो करंट कितना दे रहा था? 5 एम्पियर। ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने नोट कर लिया दोनों को। फिर अगली बार क्या किया उन्होंने? अब फिर इस स्टेप से उन्होंने क्या किया? थोड़ा बढ़ाया और वोल्टेज को और बढ़ा दिया। वोल्टेज को बढ़ाए, कितना कर दिए सर? वोल्टेज को बढ़ा के कर दिए इस पर कितना? 20 का, 20 वोल्ट। यानी कि अब इसके सिरों का वोल्टेज कितना हुआ? 20। अब इस क्षण पे या इस टाइम पे फिर उन्होंने देखा अब चालक में करंट कितना जा रहा है, तो उस टाइम पे पता चला जो करंट जा रहा था कितना जा रहा है? 10 जा रहा है। कितना जा रहा है? 10 जा रहा है। फिर उन्होंने क्या किया? वोल्टेज और बढ़ाया। वोल्टेज बढ़ा कितना किया? 30। फिर करंट उस टाइम पे मेजर किया, इस पर कितना आया? 15। फिर अगली बार वोल्टेज और बढ़ाए, कितना किए? 40। 40 को उन्होंने देखा करंट कितना जा रहा है सर? 20। कितना जा रहा है? 20। ये सारा डाटा उन्होंने क्या किया? एक जगह इकट्ठा करके रख लिया। और जब डाटा इकट्ठा हो गया तो उन्होंने उस डाटा में एक बड़ी कमाल की चीज देखी। कहेंगे सर क्या देखा? उन्होंने देखा इस वोल्टेज में अगर क्या करते हैं हम धारा से भाग दे देते हैं। किससे भाग दे देते हैं? धारा से। तो इसको बोलेंगे वोल्टेज और धारा का अनुपात। क्या बोलेंगे? वोल्टेज और धारा का अनुपात। वोल्टेज मतलब विभवांतर और धारा का अनुपात, यानी कि विभवांतर में धारा से भाग देना। भाग देकर देखिए कितना आएगा सर? इससे भाग देंगे 5 दूनी 10, 2। इससे 10 दूनी 20। इसमें भाग देंगे कितना आएगा? 2। इसमें भी भाग देंगे कितना आएगा? 2। क्या कहने का मतलब हुआ? मतलब इस वोल्टेज और धारा का जो अनुपात आएगा, यानी कि विभवांतर और धारा का अनुपात, उन्होंने देखा कि हर बार क्या आ रहा है? समान ही आ रहा है, हमेशा फिक्स ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी अगर कोई चालक है तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात हमेशा क्या आएगा? बराबर आएगा। और उस बराबर वाली वैल्यू को हम नियत बोलते हैं, नियत आएगा, फिक्स आता है, वो चेंज नहीं होता है। अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी उसी रेशियो में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पर दोनों का रेशियो निकालेंगे तभी भी कितना रहेगा? पहले वाले वैल्यू के बराबर ही। इसी को हम बोलते हैं क्या चीज? ओम का नियम। याद रहेगा ओम का नियम? मैंने क्या लिखा थोड़ा ध्यान सुनिएगा। अब थोड़ा एक पॉइंट और समझिएगा। ओम का नियम अगर आपको बताना हो तो कैसे बताएंगे? उन्होंने क्या किया? बोलेंगे कैसे? बोलेंगे कैसे? तो किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव क्या होता है? नियत होता है। फिर सुनिएगा, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव क्या होता है? नियत होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? अब इसमें थोड़ा एक चीज उन्होंने एक चीज और नोट किया। सर वो क्या नोट किया? उन्होंने एक चीज देखा, अगर हम क्या किए, ये जो सर्किट है या जो चालक है, ठीक ना, जो चालक तार था, अगर शुरुआत में मान लेते हैं 10 वोल्ट का सप्लाई दिया था, करंट कितना जा रहा था? 5 एम्पियर उस समय पे। ठीक है, अच्छी बात है। रेशियो कितना आया? 2। इस बार ना अगली बार जब वोल्टेज उन्होंने बढ़ाया 20, उससे पहले उन्होंने एक काम किया, इस तार का टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा दिया। क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा दिया। और टेम्परेचर बढ़ा के और 20 वोल्ट का सप्लाई दिया इसके सिरों पे। अब इस बार वो करंट मेजर किए तो 10 नहीं आया, 10 में आके बल्कि कितना आ गया? 8 आ गया। अब रेशियो निकालिए सर, 20/8 करेंगे, क्या 2 आएगा? क्या अगर 20 में हम किससे भाग देते हैं? 8 से, तो क्या 2 आएगा? क्या नहीं आएगा। मतलब रेशियो क्या हो गया? चेंज हो गया। यानी कि दोनों का जो अनुपात था वो नियत नहीं रहा, बदल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर क्या करें? चेंज ना करें, तब ये नियत रहेगा अनुपात। इसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज देखा, सर इसकी चालक की सांद्रता बढ़ा दी। सांद्रता मतलब जो मटेरियल है, ठीक, उस मटेरियल में चूंकि कुछ न कुछ अशुद्धि रहती है, उस अशुद्धि को निकाल दिया, उसकी सांद्रता, कंसंट्रेशन बढ़ गई, वो चालक और ज्यादा मात्रा में हो गया कंसंट्रेशन। अब इस केस में क्या किया? शुरुआत में भाई 10 लगाए थे बिना अशुद्धि बढ़ाए, तब भी देख रहे थे रेशियो कितना आ रहा था? 2। इस बार अशुद्धि क्या किया? उन्होंने निकाल दिया, चालक की इंप्योरिटी बढ़ गई, ठीक ना, चालक और शुद्ध हो गया। उस केस में उन्होंने फिर 20 का वोल्टेज लगा के जब करंट मेजर किया, इस बार करंट कितना हो गया? 12 हो गया। इसका मतलब इस बार भी रेशियो क्या आ रहा है? बराबर नहीं आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर इस चालक की हम लोग भौतिक अवस्थाओं को न चेंज करें, कुछ परिवर्तन भौतिक अवस्था में क्या आएगा? ताप, दाब, सांद्रता, ये सब आते हैं, ठीक। अगर इन चीजों को हम लोग क्या करें, इस भौतिक अवस्था के तार को चेंज न करें, तो ये जो वोल्टेज यानी कि उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात हमेशा क्या आएगा? नियत आएगा। याद रहेगा। तो ओम का नियम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, मैंने लिखा हुआ है सामने। इस नियम के अनुसार, नोट करिएगा कॉपी में, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए
तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाले धारा का अनुपात हमेशा क्या होता है, नियत होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V अपान I जो होगा वो क्या होगा, हमेशा नियत होगा। क्या होगा, नियत होगा। और कमाल की चीज मैं आपको एक चीज बताऊं, इसको या तो ऐसे भी बोला जाता है कि V अपान जो I का रेशियो आएगा, ठीक है ना, जो नियत वैल्यू आती है, जो फिक्स जैसे दो वहां पे आ रहा था, ये नियत वैल्यू को याद रखिएगा, बोला जाता है R। क्या बोला जाता है, R। जहां R क्या है, तो सर जो R है उसको बोला जाता है, जहां R चालक का, यानी कि जो चालक लगाए हैं उस चालक का प्रतिरोध है। क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, आर को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोध, जो कि नियत वैल्यू होती है। जो वोल्टेज और धारा से जो नियत वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं, इस चालक का प्रतिरोध बोलते हैं। अब प्रतिरोध क्या होता है, तो इसको अभी मैं समझाता हूं 1 मिनट में। अगला हमारा टॉपिक, यहाँ नया शब्द आ गया एक, प्रतिरोध। हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है, प्रतिरोध के बारे में होने वाला है। आई होप ओम का नियम आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, और कई बच्चों का एक क्वेरी रहती है कि सर अगर बताइए, यहाँ से दिख रहा है प्रतिरोध जो है वोल्टेज के क्या है, क्या रेजिस्टेंस बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ता है क्या, या वोल्टेज बढ़ाने से क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा क्या? तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो सरासर गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूं ये नियत वैल्यू है। वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, न कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इन दोनों का रेशियो हमेशा कितना बराबर रहता है, आर बराबर होता है। एक नियत वैल्यू है, फिक्स है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस कब चेंज होता है सर तार का, तो रेजिस्टेंस चेंज कब होगा वो अभी मैं 1 मिनट आगे आपको एक नया शब्द आया रेजिस्टेंस, पहले इसको हम समझ लेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है या प्रतिरोध क्या होता है, उसके बाद से वो कैसे चेंज होता है या कैसे वो बदलता है किसी तार का प्रतिरोध, उस पर देखेंगे। तो अगला टॉपिक जिसका नाम है प्रतिरोध, आइए समझते हैं प्रतिरोध को डिटेल में। प्रतिरोध क्या होता है थोड़ा सुनिएगा। दुनिया में कोई भी तार है, कोई भी चालक है, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो बना होगा बेसिकली छोटे छोटे परमाणुओं से। ठीक, उस परमाणु में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बनाया हुआ है, एक तार है, इसको हाईलाइट करके दिखाया हुआ है। इसको आप देखेंगे डिटेल में तो इसके अंदर क्या पड़े होंगे, बहुत सारे एटम। एटम में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब इस तार को हम ना जैसे ही बैटरी से जोड़ते हैं, बैटरी क्या करता है, इसके सिरों पे बना देता है कौन सी, वैद्युत विभवांतर। क्या बनाता है, वैद्युत विभवांतर। अब वैद्युत विभवांतर आएगा तो क्या होगा, वैद्युत विभवांतर क्या करता है, आवेश को फ्लो करने लगता है, एक दिशा में भगाने लगता है। आवेश किसके पास होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पास। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक दिशा में क्या करना शुरू कर देंगे, गति करना शुरू कर देंगे। अब सोचिए, अपने एटम से जैसे ही निकल के इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, भाई इनको भगाने का काम कौन किया, भगाने का काम कौन किया, विभवांतर। अरे विभवांतर ही तो था, घोसा मार के लात मार के भगाने का काम कौन कर रहा है, विभवांतर। अगर विभवांतर नहीं रहता तो इलेक्ट्रॉन भागते क्या, नहीं भागते। तो सीधा सीधा किसी भी तार में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वोल्टेज का काम क्या होता है, विभवांतर का काम क्या होता है, उन सभी इलेक्ट्रॉनों को घोसा मार के या लात मार के आगे भगाने का। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही आगे भागेंगे, क्योंकि दौड़ रहे हैं, दौड़ते हुए भागेंगे, तो इनके अंदर क्या आई, ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब कोई भी चीज अगर गतिमान होती है तो उसके पास क्या होती है, ऊर्जा आती है। ठीक है ना। अब जैसे जैसे भागते भागते भागे, जैसे भागे, जैसे स्पीड का स्पीड बढ़ता है, तुरंत क्या होता है, जैसे निकल के आगे गए तुरंत आगे क्या आएगा, बहुत सारे एटम पड़े हुए हैं इसमें, वो तुरंत सामने किसी और का एटम आया। अब अगला आइटम आया, तुरंत धड़ाम से टकराएंगे, उससे टकराएंगे तो क्या करेंगे, अपनी स्पीड पूरा क्या हो जाएगी, जीरो, तुरंत रुक जाएंगे। यानी कि अपना पूरा एनर्जी क्या किया उन्होंने, लॉस कर दिया, यही ना। और जैसे स्पीड जीरो होगी तब तक पीछे से विभवांतर तो अभी भी बना पड़ा हुआ है। विभवांतर फिर लात मारेगा, बोलेगा भाग भैया भाग, आगे भाग, भाग बिरसा भाग। ठीक है ना। फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उठेंगे और भागेंगे। और जैसे भागेंगे फिर बाजू में दूसरा कोई एटम आया, उससे टकराएंगे, और जैसे टकराएंगे फिर इस बार भी अपनी एनर्जी क्या करेंगे, पूरा लॉस कर देंगे। फिर तब तक पीछे से वो विभवांतर जो लगा हुआ है वो बोलेगा भाग भाई भाग, फिर भागेगा। ये प्रोसेस निरंतर चलता रहता है। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को क्या करते रहते हैं, लॉस करते रहते हैं। या सीधा सीधा ये बोले कि जैसे ये टकराएंगे, ठीक, क्योंकि भाग रहे थे तो करंट बन रहा था, अब चूंकि टकराएंगे तो इनका भाई स्पीड कम हो गया। स्पीड कम होने का मतलब होगा करंट क्या हो गया, कम हो गया। तो किसी तार में ये टकराव क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का ज्यादा होता है, किसी में क्या होता है, कम होता है। ठीक, तो हर एक तार का एक स्पेशल गुण होता है कि वो कितना क्या करेगा धारा के मार्ग में। अब भाई इलेक्ट्रॉन रुक रहे हैं तो इसका मतलब धारा के मार्ग में रुकावट ही उत्पन्न हो रही है, धारा के रास्ते में क्या आ रही है, रुकावट आ रही है। अब हर एक तार का एक गुण होता है कि वो अलग अलग उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे टकराते हैं। भाई मतलब किसी में ज्यादा टकराते हैं, किसी में कम टकराते हैं। तो अब जिसमें ज्यादा टकराएंगे उसमें धारा के मार्ग में रुकावट क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। किसी में कम टकरा रहे हैं उसमें रुकावट क्या आ रही है, कम आ रही है। अच्छा कमाल की चीज मैं ये बताऊं, इस तार के इसी गुण को जो धारा के मार्ग में क्या कर रहा है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है, इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, तार का प्रतिरोध या चालक का प्रतिरोध। तो पूछे प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध का बड़ा सिंपल सा डिफिनेशन आप देंगे, किसी चालक का या किसी तार का वह गुण
जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में क्या करता हो, रुकावट उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं हम, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध क्यों आता है उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। अब थोड़ा इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो भैया आर से, किससे, आर से, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, ठीक, आगे देखते हैं थोड़ा कुछ पॉइंट, इससे संबंधित कुछ और पॉइंट देखते हैं, ठीक। तब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, दो मात्रक होते हैं। पहला मात्रक याद करिए, अभी ओम के नियम में हम देखे थे, प्रतिरोध आया था V अपन I इक्वल टू कितना आया था, R, यहां से बना सकते हैं V विभवांतर या विभव, इसका मात्रक क्या होता है सर, वोल्ट, सब वोल्ट, ठीक है ना। और इसको बट्टा को क्या पढ़ते हैं, प्रति, क्या पढ़ते हैं, प्रति। I विद्युत धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, ये भी एक क्या हो सकता है इसका मात्रक, ठीक है, प्रतिरोध का। एक और मात्रक होता है प्रतिरोध का, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, या बहुत इंपॉर्टेंट ये मात्रक है, इसको हम बोलते हैं ओम, क्या बोलते हैं, ओम। इसका सिंबल क्या है, तो इसको सिंबल ऐसे बनाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, कई जगह लिखा जाता है 4 ओम 5 ओम, तो डायरेक्ट सिंबल बनाया जाता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो भैया प्रतिरोध का जो मात्रक होगा या तो वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर क्या होने वाला है, ओम होगा, ठीक। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कई बार सर्किट में हमको अगर प्रतिरोध दिखाना है, ठीक है ना, तो इसका प्रतीक होता है, एक सिंबल होता है, ठीक। ये प्रतीक क्या है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कहीं पर भी अगर रेजिस्टेंस दिखाना है आपको सर्किट में, किसी तार में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे एक प्रतीक रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लिख देते हैं आर है, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट होते हैं, प्लस वाला एक कौन सा, माइनस वाला। अगर कहीं पर भी ऐसा सर्किट बना हुआ है या ऐसे कुछ दिखाया गया है सिंबल, जिसका मतलब वो क्या है, प्रतिरोध है, ये भी आप क्या करिएगा, दिमाग में बैठा के रखिएगा, ठीक। अगला पॉइंट, अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि सर अभी इसके पहले आप देखे थे कि हर एक तार का, अभी बोले हैं कुछ समय पहले, हर एक तार का क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आखिर ये प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, कब बढ़ता है, कब घटता है, किसी तार का अगर प्रतिरोध बढ़ाना हो कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे घटाना हो कैसे घटा सकते हैं, किस पे डिपेंड करता है, आखिर ये निर्भर किस पे करता है। तो हमारा जो अगला जो टॉपिक होने वाला है, इसी पे होने वाला है कि प्रतिरोध आखिर किसी तार का किन किन कारकों पर निर्भर करता है या किन किन बातों पर निर्भर करता है। कई बार एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में सीधा पूछ दिया जाता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उसको लिखिए, ठीक। तो आइए समझते हैं किसी तार का जो प्रतिरोध होता है वो किन किन बातों पर या किन किन कारकों पर क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मिटाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रतिरोध को, मैंने प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। किन किन कारकों पर निर्भर करेगा या कौन कौन इसको प्रभावित कर सकता है या किसके किसके बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, तार का बढ़ता है, इसको हमको क्या करना है, समझना है। पहला पॉइंट, इसमें हेडिंग डाल लीजिए आप, लंबाई या चालक की लंबाई। क्या चीज, चालक मतलब तार, चालक की लंबाई, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, चालक की लंबाई, ठीक। ये लंबाई क्या करता है, इसको बढ़ाने पे क्या होगा, प्रतिरोध क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। क्या कहने का मतलब हुआ, अब सोच के देखिए, कोई तार है, उस तार की लंबाई अभी कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे या धारा प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, उसका रुकावट कम होगा, केवल कुछ ही दूर तक होगा। लेकिन अगर तार लंबा कर दें तो टकराव क्या होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉनों का ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन को टकराव ज्यादा होने का मतलब रेजिस्टेंस क्या है उसका, ज्यादा हो जाएगा, या टकराव ज्यादा होगा तो धारा के मार्ग में रुकावट ज्यादा होगा, और रुकावट ज्यादा होने का मतलब इस बार उस तार का प्रतिरोध क्या हो गया, ज्यादा। तो सोचिए, अगर हम किसी तार की लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा, तो बोलेंगे बढ़ेगा। अगर कोई चीज बढ़ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती, फिजिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती। तो सीधा सीधा लिखेंगे, इसमें लिख दीजिएगा, किसी चालक का प्रतिरोध, ठीक, उसकी लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और उसको लिखने का तरीका क्या है, तो लिखेंगे आर जो होगा अनुक्रमानुपाती होगा किसके, एल के। इसको लिख दीजिएगा समीकरण नंबर 1। पहले आप यहां लिखेंगे किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। लिखने के बाद तो नीचे लिखेंगे आर अनुक्रमानुपाती का सिंबल ए है, आई इंटू कितने एक हो जाएगा कितना, एल। इसको समीकरण नंबर 1 हमने बनाया, ठीक। दूसरा पॉइंट किस पे डिपेंड करता है सर, दूसरा डिपेंड करता है चालक के
के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर ठीक। तो इसका दूसरा पॉइंट लिखिएगा, चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर या अनुप्रस्थ तो रहता है, ठीक है ना, अनुप्रस्थ नहीं गलती हो गया, इस पर ही रहेगा, ठीक है। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर किस पे रहेगा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या सीधा लिख सकते हैं क्या चीज, क्षेत्रफल पर, ठीक। अब भाई इस पे कैसे डिपेंड करता है, इसका क्या मतलब हुआ अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का, तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। कोई अगर तार है ऐसे, एक वायर है, वायर ऐसे ही रहता है, ठीक। इस वायर का अगर ये सामने वाला जो क्षेत्रफल है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको ये जो एरिया है जो कटा हुआ है, केवल हमको इतना एरिया देखना है, इस एरिया को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है ना। किसी भी तार का ये जो कटा हुआ भाग है, इसका केवल अगर क्षेत्रफल देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर इस क्षेत्रफल हम क्या कर देते हैं, ज्यादा कर देते हैं, तो तार क्या हो जाएगा, ज्यादा मोटा हो जाएगा, या ज्यादा मोटा तार होगा तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा। अगर पतला तार होगा तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है, ठीक। अब इस पे कैसे डिपेंड करता है, तो आप खुद सोच के बताइए, एक मोटा तार है, एक पतला तार है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगा के बताइए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मोटा जो तार है उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, और पतले तार का ज्यादा होगा, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पर ऐसा कोई सोचा नहीं होगा मुझे जहां तक लग रहा है। तो पर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मोटा जो तार है उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, और पतला जो तार है उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, तो बिल्कुल आप गलत हैं, ठीक। याद रखिएगा, पतला जो तार होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। कहेंगे सर कैसे, आप खुद सोच के देखिए, एक पुल है, उस पुल पर से आपको होके गुजरना है, लगभग 10 लोगों को होके गुजरना है, ठीक। और पुल एक बार 2 मीटर का है, एक बार है 4 मीटर का। आप सोच के देखिए, अगर पुल 2 मीटर का है और 10 लोग जाएंगे तो ज्यादा टकराव होगा, कि अगर पुल 4 मीटर का है उस पर 10 लोग जाएंगे तो ज्यादा टकराव होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पुल पतला है या सकरा है, वहां से अगर आप होके गुजरते हैं 10 लोग, उसमें टकराव होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। और टकराव ज्यादा होने का मतलब रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा, रुकावट क्या है, ज्यादा। तो अगर पतला तार है तो उसमें टकराव क्या होंगे, ज्यादा, इलेक्ट्रॉनों के चलने के लिए, तो उस केस में उसका प्रतिरोध क्या रहेगा, ज्यादा। पर मोटे तार में क्या होगा, प्रॉपर इलेक्ट्रॉनों को जगह मिलता है आगे जाने के लिए, इसीलिए टकराव क्या होता है, कम, इसके वजह से उसका रेजिस्टेंस क्या रहता है, कम। तो कहने का सीधा मतलब ये है, अगर पतला तार है तो उसका क्या होगा, प्रतिरोध जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, ज्यादा, और मोटा तार रहेगा तो उसका प्रतिरोध कम। तो अगर पतला तार है तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या रहेगा, भाई क्षेत्रफल क्या रहेगा, कम। पतला तार रहेगा तो क्षेत्रफल कम रहेगा, और क्षेत्रफल कम है पर इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। और मोटा तार रहेगा तब क्या होगा, सर मोटा तार रहेगा तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा होगा, पर उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, और क्षेत्रफल घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। तो इसको फिजिक्स के भाषा में कैसे लिखते हैं, तो आप इसमें एक नोट पॉइंट लिखेंगे, इस वाले हेडिंग में आप लिखेंगे क्या चीज, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या लिखेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। लिखेंगे कैसे, तो लिखने का फिजिक्स के रूप में, फिजिक्स में लिखने का तरीका क्या है, तो आर ए व्युत्क्रमानुपाती, जिसके व्युत्क्रमानुपाती होता है उसको 1/के नीचे लिख देते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कितना, 1 है, ठीक। जिसको बना देगा समीकरण नंबर 2। क्या बना दिया, समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब हम लिखेंगे नीचे क्या चीज, इसके समीकरण 1 व 2 से। क्या लिखना है आपको, समीकरण 1 व 2 से। आप देखेंगे दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, भाई दोनों को एक साथ अगर मिला दे तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि R अनुक्रमानुपाती होगा L/1 है, इसके L/1 है। अब एक पॉइंट हमेशा दिमाग में आप बैठा के रखिएगा कि कहीं पर भी अगर हम क्या करते हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं कभी, तो एक नियतांक जुड़ता है उसके साथ, ठीक। वो नियत वैल्यू जो ये फॉर्मूला बनाता है वही देता है, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, कभी समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये नियत वाला वैल्यू क्यों आखिर जोड़ा जाता है। फिलहाल ध्यान रखिएगा कि अगर हम कभी नियतांक हटाते हैं
फिजिक्स में तो उसके सॉरी अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक जुड़ता है। तो फिलहाल मैं अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाता हूँ, यहाँ पे मैं बराबर लिखता हूँ, ठीक। और यहाँ पे एक नियतांक आता है, उसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो। और ये हो जाता है रो, ये हो जाएगा यल अपान ए। कितना हो गया? यल अपान ए। किसी तार का प्रतिरोध अगर आपको निकालना हो, ठीक, तो उसका एक फॉर्मूला बनता है R इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए। अब कहेंगे सर यहाँ पे नया वाला जो टर्म्स आया है रो, उसका क्या 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 नाम है और क्या है वो? तो जहां मैं लिख दे रहा हूं, जहां रो चालक का या चालक तार का, ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। चालक का क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? जी, अब विशिष्ट प्रतिरोध जस्ट मैं आगे आपको बता रहा हूं, क्योंकि एक नया टर्म आ गया है विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या होता है, इसको भी जानना हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक। तो यह याद रहेगा, किसी तार का प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं, जिसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है भैया? सीधा सीधा इसके पहले हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, इसी से हम क्या कर सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा बना सकते हैं। तो इसके पहले क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? सोचिए, रेजिस्टेंस वाला में एक फॉर्मूला पढ़े थे, R इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए, यही ना पढ़े थे। जहां रो जो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। एक काम करते हैं ना, इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर भेजते हैं। तो इसको इधर भेजेंगे तो कितना होगा सर, R इंटू ए, क्योंकि यहाँ भाग में इधर जाएगा तो गुणा, अपान ए एल को भी इधर भेजिए, एल इधर गुणा में इसके साथ, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा सर, भाग हो जाएगा। तो इतना हो गया इंटू रो। कितना हो गया? रो। बेसिकली मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इससे थोड़ा समझिएगा फॉर्मूला क्या है। तो सर ये फॉर्मूला है रो इक्वल टू आर इंटू ए अपान नीचे कितना है, एल है, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान सुनिएगा। अगर मैं क्या करूं, एल का मान कितना कर दूं, 1 कर दूं। कितना कर दूं? 1। ए का भी मान कितना कर दूं, 1, ठीक है। अगर ए वैल्यू 1 हो गया तो रो कितना बराबर हो जाएगा, सीधा रो किसके बराबर होगा, आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, कोई एक तार लें, अगर उस तार का हम विशिष्ट प्रतिरोध निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, तो हम क्या करें, उसका तार का एकांक लंबाई यानी कि 1 सेंटीमीटर लंबा तार ले लें। कितना ले लें? जैसे यही एक तार है, कितना हो बड़ा हो, किसी भी कॉपर का हो, मान लेते हैं कॉपर का तार, तो इसको हमको क्या करना है, इसकी एकांक लंबाई का तार लेना है। एकांक लंबाई मतलब 1 सेंटीमीटर, यहां से केवल 1 सेंटीमीटर लंबा इसमें से लेना है। कितना लेना है? 1 सेंटीमीटर लंबा, ठीक। और 1 सेंटीमीटर लंबा और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 1 सेंटीमीटर लंबा लिए हैं तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना होना चाहिए, 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला जो क्षेत्रफल है वो भी कितना होना चाहिए, 1, यानी कि इतना लंबा और इतना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का उस तार में से एक छोटा सा टुकड़ा हम क्या करेंगे, काट लेंगे। क्या करेंगे? काट लेंगे, यही ना। अब इसका जो हम रेजिस्टेंस देखेंगे, जो भी रेजिस्टेंस होगा, जितना भी रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है ना, उसी रेजिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, तो भैया जो रेजिस्टेंस आया उसी रेजिस्टेंस को क्या बोल देते हैं, उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध। तो वही क्या कहलाएगा, इसका विशिष्ट प्रतिरोध। कहने का मतलब यह है, किसी भी तार का अगर आपको क्या निकालना हो, विशिष्ट प्रतिरोध बताना हो कितना होगा, तो उस तार का क्या लीजिए, एकांक लंबाई का तार लीजिए, मतलब जो भी चालक है उस चालक का एकांक लंबाई का भाग लीजिए, और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक छोटा सा टुकड़ा काटिए। उस टुकड़े का जितना भी रेजिस्टेंस होगा उसी रेजिस्टेंस को क्या बोल देते हैं, उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध। तो पॉइंट याद रखिएगा, कोई पूछे अगर विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो किसी एकांक लंबाई, ठीक, देखिए यहां लिखा हूं, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। तो आप मुझे एक चीज बताइएगा, सिंपल था, अगर कॉपर का एक वायर है, कॉपर का एक कोई तार है, तो एक है 10 सेंटीमीटर लंबा है, एक है 20 सेंटीमीटर लंबा है, तो किसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्यादा होगा, किसका कम होगा? सोचिए भैया, दोनों का एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। विशिष्ट प्रतिरोध क्या देखना है भाई, कॉपर का है, तो कॉपर का है तो सोचिए हमको अगर उसका विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है 10 सेंटीमीटर वाले का,
तो भी हम कैसे निकालेंगे, उसका 1 सेंटीमीटर लंबा ले लेंगे तार और एकांक अनुप्रस्थ काट वाला क्षेत्रफल ले लेंगे और उसको बाहर निकाल के उसका प्रतिरोध मेजर करेंगे, जो भी होगा वही उससे क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। अब भले ही कॉपर तो भाई 20 सेंटीमीटर लंबा है, उसका भी हमको अगर विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है तो भी उतना ही लंबाई उतना क्षेत्रफल वाला, यानी कि एक एक का हमको छोटा सा टुकड़ा काटना होगा, उसी का प्रतिरोध निकालेंगे। तो भाई जो पहले निकाले थे कॉपर का उतना ही बड़ा तो ये भी होगा। तो क्या इसका विशिष्ट प्रतिरोध चेंज हो जाएगा? नहीं। हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई एक ही मटेरियल का तार है, जैसे कॉपर है, तो कॉपर कितना हो लंबाई चौड़ाई से किसी से मतलब नहीं है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक। पर अगर मटेरियल चेंज होगा, मान लीजिए कॉपर है, कॉपर के बाद से एल्युमिनियम आ गया, तो एल्युमिनियम के केस में क्या होगा, उतना लंबाई और उतना क्षेत्रफल का अगर हम तार का एक टुकड़ा काट के निकालते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कॉपर वाले से अलग होगा, यानी कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, अलग। तो एक ही तार का विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा सेम होता है, पर अलग अलग तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, हमेशा अलग अलग होता है। ये भी आप नोट के पॉइंट क्या करिएगा, नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है। इसी क्रम में अब विशिष्ट प्रतिरोध का आपसे फार्मूला पूछे तो सर बताएंगे आप, अभी मैंने बनाया है यहाँ पे, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला होता है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से। अगर आपको विशिष्ट प्रतिरोध निकालना हो किसी तार का तो तुम इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक। इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक किसका क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से। ठीक। मात्रक हम बना सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का। सबसे पहले आर का मात्रक, आर क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है सर, तो ओम, अभी पीछे पढ़े हैं, ओम होता है। ठीक। इसका क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर, बट्टा लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर। ये कई बार पूछा जाता है मात्रक, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक नीचे 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, तो सर बचेगा ओम, क्या बचेगा, ओम, और यहाँ पे कौन सा, मीटर, क्या बचेगा, मीटर। तो इसका मात्रक जो होता है याद रखिएगा ओम मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा। जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम इंटू मीटर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक। आइए विशिष्ट प्रतिरोध पर आधारित एक न्यूमेरिकल देखते हैं, जो कि बोर्ड के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें क्या बोला गया है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। बोला गया 120 सेंटीमीटर लंबा और 4 मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम है, तो तार की धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। पहले जो वैल्यू दिया हुआ है उसको मैं लिख लेता हूं, ठीक है ना। दिया हुआ है एक तार है, उस तार की लंबाई कितना दिया हुआ है, दिया लंबाई जो दिया हुआ है उसका टोटल 120 सेंटीमीटर, कितना दिया है, सेंटीमीटर। और इसका जो व्यास दिया है डायमीटर, वो जो दिया हुआ है 4 मिलीमीटर। ठीक है। अब व्यास दिया हुआ है तो पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा, मैं त्रिज्या यहां लिख दे रहा हूं, अभी आगे निकाल कर दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक। एक और पॉइंट दिया हुआ है इस तार का जो प्रतिरोध है वो प्रतिरोध कितना है, तो वो दिया हुआ है कितना, तो वो दिया हुआ था 2500। कितना ओम दिया हुआ है, 2500। क्या निकालना है, तो उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो का वैल्यू क्या करना है आपको, निकालनी है। क्या निकालनी है, विशिष्ट प्रतिरोध। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से। ठीक है। देखिएगा कहा गया है एक कोई क्या है, वायर है, क्या है, एक ऐसे तार है। ठीक। इस तार की लंबाई टोटल कितना दिया है, 120 सेंटीमीटर, कितना दे दिया है, सेंटीमीटर। ठीक। अब एक चीज दिया है इसका डायमीटर। डायमीटर क्या होता है भैया, ये वाला जो है यहां से यहां तक लंबाई जो है वो क्या कहलाता है, उस तार का डायमीटर, या उसी को हम बोलते हैं उसका व्यास। तो व्यास पता है। ठीक। पर हमको क्या चाहिए भाई, अच्छा ये दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं। ये कितना दिया है, 4 mm। ठीक है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है कितना दिया है, 4 mm। इसका प्रतिरोध दिया है आर, कितना दे दिया है, 2500। क्या पूछ रहा है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध निकालने के लिए। ठीक है ना। आइए देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू, ठीक है ना, रो इंटू, सॉरी, विशिष्ट प्रतिरोध निकालने का जो फॉर्मूला अभी पीछे पड़े हैं, रो इक्वल टू आर इंटू एल अपान कितना होता है, ए। इसमें क्या चाहिए, आर तो हमको पता है, एल भी पता है, दिक्कत ए मतलब इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर ये पता चल जाए तो आराम से इस फॉर्मूले में रख के हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अरे ये तो करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या काम रहेगा, हमको ए निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, ए, या सीधा ए कैसे निकलता है, ए क्या है भैया, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा है, वृत्ताकार है। अब वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो सर पाई आर स्क्वायर से। कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर से। यानी कि हम चाहे तो ए की जगह पे कितना लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर आर कितना है, आर तो दिया ही नहीं है। सोचिए इसका डायमीटर दिया है यानी कि डी, व्यास दिया है, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर व्यास दिया है 4 mm तो त्रिज्या कितना होगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 mm।
ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब त्रिज्या पता है, आराम से हम क्या कर सकते हैं, इस मामले में सॉल्व कर सकते हैं रख के। आर की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू पता है, ए की जगह हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। आइए सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ एक एक करके, ठीक है ना, लाइन से सॉल्व करते हैं इसको। देखिएगा, इससे पहले, सॉल्व करने से पहले एक काम आपको करना पड़ता है, ठीक। फॉर्मूला क्या लगाने वाले हैं वो तो समझ में आ ही गया होगा। कभी भी अगर हम क्या करते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा, सभी मात्रक, जो भी मात्रक होते हैं, उन सभी मात्रकों को सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मात्रक में या स्थायी मात्रक में चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब थोड़ा ध्यान सुनिएगा, इसमें लंबाई कितना दिया है, 120 सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर में दिया है तो इसको पहले हमको बदलना पड़ेगा कितने, मीटर में, क्योंकि मीटर में जब तक बदलेंगे नहीं, क्योंकि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, तो मीटर में ही सबको एसआई मात्रक में रख के हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे। तो 120 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए याद रखिएगा, सेंटीमीटर को कभी भी मीटर में बदलना हो तो हमेशा उसमें गुणा करते हैं, किससे, उस संख्या में गुणा कर दीजिएगा 10 पे घात -2 से। कितना गुणा कर दीजिए, 10 पे घात -2 से, तो किसमें चेंज हो जाएगा, मीटर में। किसमें चेंज हो जाएगा, मीटर में। कभी भी मिलीमीटर से अगर मीटर में बदलना हो, सेंटीमीटर से, यहां लिख दे रहा हूं मैं, सेंटीमीटर से अगर मीटर में बदलना हो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 10 पे घात -2 से गुणा करना है। अगर मिलीमीटर से मीटर में गुणा बदलना हो तो 10 पे घात -3 से गुणा करना है, ठीक है ना, ये पॉइंट नोट करके रख लीजिएगा, ठीक। तो यहां देखिएगा त्रिज्या है, त्रिज्या का काम है हमको, त्रिज्या दिया है मिलीमीटर में, मीटर में बदलना है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10 पे घात -3 मीटर। मैंने दोनों को क्या किया, मीटर में चेंज कर दिया, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। आइए अब फॉर्मूला लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक, इसका फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, तो सारा वैल्यू यहाँ पे मैं नोट करता हूँ, रख देता हूँ। तो रो इक्वल टू, ठीक, होगा आर इंटू एल अपॉन ए की जगह पे कितना लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। कितना लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो मैं लिख दिया यहाँ पे कितना, पाई आर स्क्वायर। आइए अब सारा वैल्यू पुट करते हैं, रो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, कितना होगा बताइएगा, आर का वैल्यू कितना दिया था सर, आर का वैल्यू तो दिया था 25, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे कितना 25 इंटू एल का वैल्यू कितना दिया था 120 गुणे 10 पे घात -2, तो 120 गुणे 10 पे घात कितना हो जाएगा -2, और नीचे हो जाएगा कितना बट्टा पाई, पाई का मान होता है 22/7, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 22 यहाँ और बट्टा 7। याद रखिएगा पूरे बट्टे के भी जो नीचे बट्टा होता है वो वैल्यू हमेशा कहां चला जाता है, ऊपर। ऊपर में यहाँ पे गुणा में लिख दे रहा हूँ कितना 7, कितना लिख दिया गुणा में 7, ये हो गया 22/7, 22 यहाँ, इसके नीचे वाला उठ के कहां चला जाएगा, ऊपर, इंटू आर का स्क्वायर। सर आर कितना है, तो आर अभी देखिए कितना है, 2 गुणे 10 पे घात कितना है -3, तो इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर मतलब दो बार गुणा, तो 2 गुणे 10 पर घात -3, और एक बार और करना है, स्क्वायर करना है, तो लिख देता हूँ 2 गुणे 10 पर घात कितना -3। अब इसको क्या करना है, आपको लाइन से एक करके सॉल्व करना है, ठीक है ना। आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं, देखिए कितना होगा, यहां से गुणा करते हैं, ठीक। ये देखिए 25 गुणे 7 और 12, इसको 120 को कितना लिख सकते हैं, 12 गुणे 10, तो मैं इसको एक साथ नंबर वाले के एक साथ लिख दे रहा हूं, 25 गुणे, ठीक, इसको लिख दे रहा हूं 12 गुणे, ठीक, देखिएगा 10, ठीक, और गुणे 7, ठीक, कितना लिख दिया मैंने 7, और इसको लिख देते हैं 10 पे घात कितना -2, कितना लिख दिया -2, इसके नीचे कितना हो जाएगा देखना, 22 का 2 में गुणा करिए, कितना होगा 22 दूनी 44, ठीक है ना। या सीधा सीधा नंबर वालों के एक साथ गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 का 22 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना आएगा 88, कितना आएगा 88, गुणे यहाँ देखिएगा कितना होगा 10 पे घात -3, 10 पर घात -3, ये सीधा हो जाएगा कितना 10 पे घात -6, ठीक होगा। अरे भाई घात आपस में जुड़ जाएंगे तो -3 कितना हो जाएगा -6, ऊपर वाला गुणा कर लीजिएगा, देखिएगा कितना आएगा, ये रो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखिए ऊपर गुणा करते हैं, 12 सत्ते, पहले एक एक करके गुणा कर लेते हैं सब, ठीक है। इसका इसमें करो 7 का 12 में, तो 7 दूनी 14 के 4, और 7 कहीं 7 1 8, 12 सत्ते 84 होता है, 84, उसके पहले कितना है 25, तो यहाँ लिख देता हूँ 25, या इसी के साथ बगल में लिख दे रहा हूँ गुणे कितना 25, ठीक, और 10 का घात यहाँ कितना है 1, यहाँ पे जाएगा गुणा होगा, कितना हो जाएगा गुणा में 10 का घात कितना हो जाएगा भैया -2 है, 1 के प्लस वाला जाएगा, कितना बचेगा -1, उसको माइनस हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना बचा भैया, नीचे बचा 88 और गुणे 10 पर घात कितना -6, इसको मैं ऊपर भेजूंगा। आइए इसको नोट करिए, फिर इधर मैं लिखता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और यहाँ से मैं इसको मिटाता हूँ, यहाँ नोट कर रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ कितना हो जाएगा, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिएगा,
सीधा लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। जो रो का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 84 गुणे 25 और गुणे, ठीक है, 10 पर घात कितना है, -1। और मैं एक काम और करूंगा इसमें, एक काम एक और क्या करने वाले हैं हम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नीचे जो 10 पर घात -6 है उसको ऊपर कर देंगे, तो हो जाएगा कितना, 10 पर घात कितना, माइनस जब ऊपर आता है तो कितना हो जाता है, प्लस में 6, और नीचे कितना हो जाएगा, तो सर 88, कितना होगा, 88। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को एक साथ गुणा कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो रो इक्वल टू हो जाएगा, ठीक। गुणा क्या करना है, गुणा आप कर लीजिएगा, ऊपर देखिएगा मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है ना। ये हो जाएगा 84 गुणे 25 बट्टा कितना, 88, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और गुणे में यहाँ कितना बचा है, एक इधर जाके घट जाएगा छह में से, क्योंकि माइनस है, प्लस है, घट जाएगा, कितना बचेगा, 10 पे घात कितना बचेगा, प्लस में 5, या इतना ही बचेगा। और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी वैल्यू है थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसका मात्रक क्या होता है, तभी पता है, इसका मात्रक होता है ओम, और लास्ट में क्या चीज, मीटर। तो जो वैल्यू आएगा, या उस तार का जो रेजिस्टेंस आएगा, विशिष्ट प्रतिरोध आएगा, वो कितना होने वाला है, इसको सॉल्व करिएगा, क्योंकि जितना आएगा उतना ही होगा, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे, ठीक। और इसी क्रम में अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो जल्दी मिलेगा आपको, प्रतिरोधों के संयोजन पे, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर में।